वो मेरी रूह की तस्कीन का सामान बन जाए, वो मेरी रूह की तस्कीन का सामान बन जाए। उसे हक है कि वो मेरे दिल में आए और मेहमान बन जाए। मोहब्बत है अगर औलाद से तो मदरसा भेजो, मोहब्बत है अगर औलाद से तो मदरसा भेजो। करो कोशिश कि कोई बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, करो कोशिश कि कोई बच्चा हाफिज कुरान बन जाए। और या यूं कह लिया जाए कि ये दिल जुदाई में यूं ही उदास थोड़ी है, ये दिल जुदाई में यूं ही उदास थोड़ी है। कोई भी शहर मदीना से खास थोड़ी है, नबी की नात की लज्जत तेरे वजूद में है, तेरी जबान में यूं ही मिठास थोड़ी है। और मंजर साहब जो कलाम पेश कर रहे थे, मैं उन्हीं के लिए ये शेर हाजिर करता हूं कि पढ़कर नबी की नात मुकद्दर जगह लिया, पढ़कर नबी की नात मुकद्दर जगह लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। और काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। दोस्तों, आप हजरात बहुत ही खूबसूरती के साथ समाअत फरमा रहे थे, समा रहे हैं और समाअत फरमा रहे हैं। ये आप हजरात की मोहब्बत का नतीजा है और ये एक मोहब्बत की एक अलामत है कि आप हजरात ने बड़ी मोहब्बतों से जनाब मंजर इरफानी साहब को आप हजरात ने सुना है। ये आप हजरात की मोहब्बत की एक अलामत है। मैं आज के स्टेज के ऊपर हमारे रहनुमा और हमारे सियासी लीडर भी कुछ तशरीफ फरमा हैं। आरिफ महमूद साहब लोक दल पार्टी अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष हैं और भाई मंजीर सिंह अध्यक्ष लोक दल पार्टी भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि ये मंच और ये स्टेज एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर हमारे बिरादराने वतन भी तशरीफ फरमा है और हमारे सियासी रहनुमा भी तशरीफ फरमा है हमारे उलमा के बीच। मैं चाहता हूँ कि हमारे उलमा के दरमियान वक्त गुजारें और हमारे मदरसे में कुछ वक्त गुजारें और हमारे बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारें, हमारे इदारे के हालात का जायजा लें और यहाँ की तमाम तर जरूरियात को अपनी दुआओं में याद रखें। मैं चाहूंगा कि आली जनाब आरिफ महमूद साहब लोक दल पार्टी के अल्पसंख्यक के जो अध्यक्ष हैं, सदर हैं, मैं चाहूंगा कि वो तशरीफ लाएं और 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू फरमाएं। इस मंच पर तमाम अहले इल्म का मजमा और हमारे सामने तमाम सामईन जिनकी कुरान से वाबस्तगी है, जिनकी इस्लाम से वाबस्तगी है, सारे लोग सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आज इस प्रोग्राम में इस नूरुल हुदा चंदा कोडर में हमें जो आने का मौका मिला, हम मोहतमीम जनाब हाफिज सलाउद्दीन साहब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे बीच में हाफिज सलाउद्दीन साहब भी हैं, हाजी अब्दुल रऊफ साहब भी हैं और जनाब इलियास साहब भी मौजूद हैं, शकील साहब, अनवर अली साहब और जनाब सोहेल अहमद साहब और जो हमारे साथ आए हुए प्रदेश राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश के अध्यक्ष सदर जनाब मंजीत सिंह जी, और ख़ास करके हमको आपके बीच में लाने वाले हमारे बड़े पुराने साथी 20 साल के साथी अफसर अली साहब, वो भी हमारे साथ राष्ट्रीय लोक दल में ही रहे। साथियों, अभी निजामत कर रहे हमारे साहब ने बताया कि इस अहले इल्म के मजमे में एक सियासतदान भी कुछ मंच पर मौजूद हैं। तो एक सियासतदानों की एक ये पहचान अजीब सी बन चुकी है कि अगर ये सियासत में है तो ये इस्लाम से
वाकिफ नहीं है, कुरान से वाकिफ नहीं है। तो मैं यहाँ लोगों को ये बताने जा रहा हूँ, ये कहने जा रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल गलत होता है। 1903 में इलाहाबाद में अंग्रेजों के बीच में एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उस कॉन्फ्रेंस में मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब थे। जब उन्होंने ये कहा कि अगर मुझसे कोई ये पूछे कि तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा कि मैं ये कहूंगा कि मैं एक मुसलमान हूँ, मुसलमान हूँ, मुसलमान हूँ, और मैं एक मुसलमान हूँ, मुसलमान हूँ, मुसलमान हूँ। और अगर हिंदुस्तान की आन बान शान पर अगर कोई आँच आ जाती है तो मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। तो आज मैं इस अहले इल्म के मजमे में आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले मुसलमान हूँ, जो आज आपके बीच में आकर के मैं अपनी बातों को रखना चाह रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय लोक दल पार्टी, जो चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी थी, उनके नेता चौधरी अजीत सिंह जी उनके बेटे थे। आज उनके बेटे जैन चौधरी जी हैं, जिनके साथ में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मुझे जिम्मेदारी दी गई है। आज उस अल्पसंख्यक प्रदेश के नाते कोई हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम मुसलमानों के बीच में जाएं, अहले इल्म के लोगों के बीच में जाएं, जो यहाँ पर मंच पर बैठे हुए हमारे बड़े मौलवी मौलाना और कारी और आलिम साहब जो लोग बैठे हुए हैं, मैं उनके बीच में जाऊं, मैं भी कुछ उनसे अपनी बात कहूं। नमाज रोजा तो हमारे ऊपर सब फर्ज है, हमें करना ही है, करना है, मगर उससे हट कर भी मैं यहाँ पर बैठे हुए लोगों आपसे ये कहना चाहता हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी ये कहा करते थे, किसानों की जो लड़ाई पूरे देश के अंदर लड़ा करते थे, अल्पसंख्यकों की लड़ाई जो पूरे देश के अंदर लड़ा करते थे, वो ये कहा करते थे कि आप ऐसी लड़ाई लड़िए कि आपकी एक आंख इस देश के शासन सत्ता पर होनी चाहिए, तो किसानों दूसरी आंख आपकी इस खेत और खलियानों पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर बैठे हुए मुसलमानों में आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं उस चीज को ये कहना चाहता हूँ कि एक आंख आपके इस मदारिस पर होनी चाहिए, तो दूसरी आंख आपकी इस देश के शासन और सत्ता पर भी आप लोगों की होनी चाहिए। बस ये आपको नहीं होना चाहिए कि आप गए वोट दिए और दे करके अपने घरों में आकर के बैठ गए। बहुत जिम्मेदारियां आपके पास हैं, और एक वैसी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आने वाली नस्लों की हम लोगों की जिम्मेदारियां हमारे पास हैं कि आप सब लोग अगर खड़े होंगे तो एक अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम सब लोग आपकी लड़ाई बड़ी मजबूती से हम लड़ सकेंगे। आज मदरसों में किस तरीके से जुल्म ढाया जा रहा है आप सभी देख रहे हैं। कल हमारी पूरे उत्तर प्रदेश की एक मीटिंग हमारी अल्पसंख्यक की हो रही है, जिसमें एक रेजोल्यूशन मैंने पास किया है मदारिस के मुतालिक कि इन मदरसों पर जो हो रहे अत्याचार, चाहे इस देश की सांसद हो, चाहे इस देश की उत्तर प्रदेश की असेंबली हो, ये पूरी असेंबली के अंदर हमारी पार्टी के लोग इस मदारिस के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, और वहां पर इस उत्तर प्रदेश की सरकार का ये जो मदरसों पर अत्याचार हो रहा है उसके लिए बाइकाट किया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ऐसे लोगों के साथ आप लोग खड़े हुए जहां पर आपकी निगाहें मदारिस पर हो, तो मगर आप ये देखें आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि कौन हमारी लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ आप लोगों को भी खड़ा होना होगा, तब जाकर के हम इन मदरसों को हम बचा सकेंगे, जहां पर उर्दू पढ़ाई जाती है, जहां पर कुरान पढ़ाया जाता है। आप जानते हैं, मैं इस मदरसे के मोहतमीम साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि जो बीड़ा आपने उठाया है, ये बीड़ा आज के दौर में बहुत आसान नहीं है। ये बीड़ा इसलिए आसान नहीं है कि आपके ऊपर इतने जुल्म ढाए जाएंगे, इतनी आपके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएंगी, मगर हमें और आपको सबको मिलकर के इन जुल्म और पाबंदियों से हमें लड़ना है, और हमें 2 कदम आगे बढ़ करके हमें अपनी नस्ल, अपनी कौम को हमें बचाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उर्दू पर पाबंदी लगाई जाती है, उर्दू पर पाबंदी भी लगाई जाती है, और इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाया जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उर्दू के खिलाफ असेंबली में बोलने वालों, उर्दू के खिलाफ यूपी के काउंसिल में बोलने वालों, उर्दू के खिलाफ इस देश की पार्लियामेंट में बोलने वालों, जब इलेक्शन की मंजिल आती है तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हो, जब कलेक्शन की मंजिल आती है तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हो, जब किसी मर्द को मर्दानगी के जौहर से मैदान में लाना होता है तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये किसी दूसरे ने नारा नहीं लगाया था, हजरत उमर बिन मुहानी बनकर के ये नारा हमने लगाया था। इनकलाब जिंदाबाद ये नारा किसी दूसरे ने नहीं दिया था, उर्दू की बुनियाद पर ये नारा हिंदुस्तान वालों को मोहम्मद अली जौहर ने दिया था। तो हिंदुस्तान के अंदर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वालों, ये बताओ तुम्हारे बाप की जबान है?
आज तक भारत की धरती कोई नारा ना पैदा कर सकी, क्यों नहीं क्रांति अमर रहेगा नारा लगाते हो। तो उर्दू के खिलाफ पाबंदी भी लगाई जाती है और इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाया जाता है। तो आपको इस उर्दू को जिंदा रखना है, इन कुरान को आपको जिंदा रखना है, इन मदारिस को आपको जिंदा रखना है। 1947 में यहाँ पर अहले इल्म के लोग बैठे हुए हैं, मुझसे अच्छा जानते हैं कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो कलकत्ता की धरती पर मिस्टर गांधी ने ऐलान किया था कि देश आजाद हो चुका है। अगर देश की जमहूरियत बचाना चाहते हो, अगर देश की स्वतंत्रता में चार चांद लाना चाहते हो, तो ऐ लोगों मैं तुमसे वादा करता हूँ और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इस इस्लाम के मानने वालों ने एक जमात तैयार की थी, जिस जमात का सरबराह हजरत उमर फारूक था। अगर तुम लोगों ने उमर फारूक के बताए हुए तरीकों को अपनाकर हुकूमत किया है तो ये देश सोने की चिड़िया बना रहेगा। ये हमारे वक्तव्य नहीं है, इस देश की पार्लियामेंट में गजट है जो 1947 में मिस्टर गांधी ने हिंदुस्तान वालों को ये बात बताई थी। तो यहाँ पर बैठे हुए इल्म के लोग, मुझे 5 मिनट का वक्त दिया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग जागिए, आप लोग अपने हुकूक को समझिए, आप लोग सिर्फ मदरसे तक खाली सीमित होकर के न रह जाइए। और हम आप लोगों से ये कहते हैं कि मदरसे के मुतालिक जहाँ भी इस तरीके की दस्तारबंदी हो रही है, हम उन माँ और उन बाप का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हिफ्ज के लिए इस मदरसे में अपने बच्चों को भेजा और आज वो बच्चे यहाँ से कुरान पूरी ज़बानी याद करके यहाँ से जा रहे हैं और या तो यहाँ पर वो आगे पढ़ेंगे। मैं उन बच्चों का भी बहुत बहुत मैं उनको दिली मुबारकबाद देता हूँ और उनको मैं मोहब्बत से कहता हूँ कि बच्चों अपने उस कुरान को पहचानो, अपने उस दीन को पहचानो, अपने उस अल्लाह के फरमान को पहचानो, अपने उस मोहम्मद के फरमान को पहचानो, आगे बढ़ो। दीन भी आप सीखिए, आप हिफ्ज करके पूरे कुरान को अपने सीने में आप बसा रहे हैं, ये बहुत मामूली बात नहीं है। आज आप जैसे हाफिज लोग पढ़ करके जब निकलते हैं तो हम सियासतदान, जो मुसलमान सियासतदान सियासत करते हैं, हम लोगों का सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता है कि अगर आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारी धार्मिक किताबों पर आप पाबंदी लगा दीजिए, आप कुरान पे भी पाबंदी लगा दीजिए, 50 साल तक अगर आप हिंदुस्तान में कहिए कि कोई भी धार्मिक किताबें नहीं खोली जाएंगी और 50 साल बाद अगर आप कहोगे कि ऐ ज़बूरा, ऐ इंजीला, तो न ज़बूर आएगी न इंजील आएगी। जब आप कहोगे ऐ कुरान आ, तो कुरान भी आएगा, मुल्क भी बचाएगा और मिल्लत भी बचाएगा। ये कुरान का मर्तबा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 1 करोड़ के ऊपर हाफिज़े कुरान हैं जिनके सीनों में कुरान बसा हुआ है, जिन्होंने हिफ्ज किया है, जो कुरान कि इस किताब को लेकर के अपने सीनों में बसा करके हम जैसे लोगों, सियासतदानों का दिल और दिमाग फख्र से ऊंचा कर देते हैं। मैं उन बच्चों का फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और यहाँ पर बैठे हुए सभी मैं दानिश्वर जो अहले इल्म के लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग, बिल्कुल सही बात है, आप इल्म के मुतालिक बताइए, कुरान के मुतालिक बताइए, नबी और रसूल के बारे में आप बताइए, मगर कम से कम 1 चैप्टर आप ऐसा ला दिया करिए इस मंच पर कि कुछ सियासत से भरी हुई भी चीजें लोगों को आप बताइए, ताकि हमारे नौजवान कुरान पढ़ करके भी उनका दिल दिमाग उधर चला जाए। जो लोग यहाँ मदारिस में पढ़ते हैं उनका भी दिल दिमाग उधर चला जाए। मैं आज एक जिम्मेदारी के साथ आपसे ये कह करके जाना चाहता हूँ, मोहतमीम साहब, हमारी पार्टी के 9 MLA, आपके इस मदरसे का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। मैंने आपसे अभी दरियाफ्त किया तो आपने बताया आप ले आइए हमारे पास। आज भारतीय जनता पार्टी में जो अल्पसंख्यक के मिनिस्टर बैठे हुए हैं, धर्मपाल सैनी जी, वो हमारे मित्र हैं, आप लाइए, मैं इस मदरसे का रजिस्ट्रेशन भी कराता हूँ। टेक्निकल मदरसे में अगर आप इसको ले जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी आइए, आप मुझे बताइए, हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम आपको वो चीजें ला करके देंगे। मगर यहाँ पर जो लोग मदरसे के लिए आए हुए हैं, जो मदरसे को लेकर के आगे चल रहे हैं, मैं उन आलिम उलमाओं का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज इस चीज को एक महफूज कर रखा है, अपने दिलों में बसा रखा है और किस मुसीबत में भी लेकर के वो आगे चल रहे हैं। मगर वो याद रखें, एक बार मैं आपसे बस कह करके अपनी बात को अपनी जगह पर ले लेना चाहता हूँ कि आप सारे लोग, वही जिम्मेदारी आपकी बनती है जो एक मुस्लिम सियासतदानों की इस प्रदेश के अंदर या इस देश के अंदर है। आप उन सियासतदानों की बातों को बढ़ करके आप आगे बतावें सियासतदानों के लिए कि हमारे ये मसाइल हैं, हमारी ये बातें हैं, हमारी इन आवाज़ों को आप उठाइए। आज हम सब लोग, हमारी पार्टी पूरी तरीके से लड़ रही है और उनका आप लोग साथ दीजिए, उनके साथ आप लोग खड़े हुए। इसी के साथ मैं फिर से उन बच्चों का और
दस्तारबंदी में जो हमारे बच्चे यहाँ पर हैं, अब इस मंच पर तो नहीं हैं, मगर मैं उन बच्चों को मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया उन बच्चों का अदा करना चाहता हूँ और बहुत प्यार और मोहब्बत में उनको देना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरीके से सीने में कुरान बसा करके अपने घरों को वापस जा रहे हैं, अल्लाह ताला ऐसे हर उन बच्चों को तौफीक अता फरमाए और उन माँ बाप को जो कुरान के लिए हिफ्ज के लिए अपने बच्चों को मदरसे में देते हैं, ये बहुत बड़ी दिल की बातें हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। शुक्रिया।